सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, नीतीश राणे नहीं। मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नफरत फैलाई जा रही। आपने बकरी ईद को लेकर तमाम मुद्दे मुख्यमंत्री जी के सामने रखे हैं, लेकिन राणे की तरफ से जो कहा गया है कि वर्चुअल बकरी ईद मनाई जाए, उसको लेकर आप अन्य बीजेपी के जो नेता है वो भी कह रहे हैं कि इसी तरह से वर्चुअल बकरी ईद मनानी चाहिए। आपका क्या कहना है सर? भाई, जब उनके बड़े हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, राणे साहब की मिनिस्ट्री में फडणवीस साहब मिनिस्टर नहीं है, फडणवीस साहब की मिनिस्ट्री में राणे साहब मिनिस्टर हैं। जब फडणवीस साहब से बात हुई है और जो देश का कानून है, जिस तरह से हर साल कुर्बानी होती है, बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और जो भी कानूनी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए कुर्बानी जैसी होना चाहिए वैसी कुर्बानी का उन्होंने हुक्म दिया है। फिर ये बीच में छोटे भैया लोग जो बोलते हैं, इनकी जबान को मुख्यमंत्री को बंद करा देना चाहिए। आपको लगता है जिस तरह से राणे बयान दे रहे उसके बाद कहने की तो मुस्लिम में टेंशन ये थोड़ा प्रयास होता है, तो ऐसे में क्या मुख्यमंत्री ने कोई आश्वासन दिया कि लगाम लगाएं? नहीं, मैंने उनसे कहा कि उनको मना कीजिए। उन्होंने गर्दन हिलाई और मैंने देखा कि जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है, उन्होंने भी कहा है कि मैं उनको नोटिस भेज रहा हूँ। वो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा रहे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, मुख्यमंत्री की इमेज को भी खराब कर रहे हैं। मैं उनको नोटिस भेज रहा हूँ, मुख्यमंत्री से बात भी कर रहा हूँ। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है और बीजेपी के नेता है नीतीश राणे, एक साफ से एक प्रकार की धमकी दी कि अगर किसी भी इमारत में बकरी कटेगी तो आपको सरकार परेशानी आएगी। नहीं तो ये मतलब देश कानून से चलेगा, उनकी मर्जी से चलेगा। देखिए, किसी इमारत में अगर चाहे वहां पर सोसाइटी ने एनओसी दिया हुआ है कि हाँ कर सकते हैं, तो उसको रोक नहीं सकते वो। लेकिन वो जाके बात करें मुख्यमंत्री जी से, कमिश्नर साहब से। लेकिन ये मेजॉरिटी का फायदा लेकर माइनॉरिटी को इस तरह से दबाना अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। कुर्बानी हर साल होती है। ये लोग इन बातों को लेकर के मेजॉरिटी को खुश करने की कोशिश करते हैं और सत्ता में बने रहेंगे। इसी वजह से मुसलमानों को जितना गाली देंगे, जितना परेशान करेंगे, उनको लगता है कि सत्ता में रहने का बहुत अच्छा आसान तरीका है। कमीशन ने जो फैसला लिया था सर, अब क्या फैसला हुआ? नहीं, गौ सेवा समिति फैसला नहीं लेगी, फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। अब मुख्यमंत्री लिया फैसला कि हाँ बिल्कुल वहां पे सब लोग, बाजार लगेगी पूरी, लोग मनाएंगे जिस तरह से होता है। और ये किसानों के हक में है, मुसलमानों के हक में नहीं, किसानों के हक में है। किसान ही जानवर पालता है, किसान ही लाके बेचता है। उन किसानों के जानवरों को आप जो है नहीं बिकने देंगे तो किसान को तकलीफ होगी। क्या चाहते हैं? और भी आत्महत्या बढ़े। यहाँ पर कई 30-40 हजार करोड़ का लेन देन देश में होता है इस बकरीद में। ये पैसा किसानों के पास आता है, इसको रोकना चाहते हैं क्या आप? सर, बाबा बागेश्वर ने भी कहा है कि किसी भी तरीके की कुर्बानी किसी भी धर्म में हो उसके खिलाफ है। मुसलमानों को जो है बलि प्रथा खत्म होनी चाहिए, आगे आना चाहिए, कुर्बानी की प्रथा खत्म करनी चाहिए मुसलमानों को, ऐसा बाबा बागेश्वर। देखिए, ऐसे सब लोग बोलते रहते हैं, सबका जवाब देना जरूरी नहीं है। जितने जिनको पक करना करते रहे, जो कानून देश में है वो कानून चलेगा। दुनिया में हर जगह 1400 साल से ये रीति चली आ रही है कुर्बानी की। कुर्बानी होती है और होती रहेगी। सर, विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र में आने वाले तमाम जो बॉर्डर है, आंध्र, तेलंगाना और एक अन्य राज्य, वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को तैनात रहने की कहा कि कोई भी अन्य राज्य से गाय या गौवंश वो आ ना पाए। तो कहीं ना कहीं एक टेरर क्रिएट करने का नहीं, वो तो मैं भी चाहता हूँ कि गौवंश नहीं आना चाहिए। गौवंश की जब यहाँ पे बैंड है, लेकिन मैं ये भी पूछता हूँ साथ में कि सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों, गोवा में क्यों नहीं, नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं? वहां पे बैंड करिए ना, ये देश का हिस्सा है। कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश में थोड़ी वो जगह है, वो जगह हिंदुस्तान भारतवर्ष में है। भारतवर्ष में रह करके गौवंश की हत्या की जा रही है और सरकार जो है वहां पे परमिशन दे रही है, तो ये गलत है ना, ये तो होना चाहिए। और फिर अगर आप कहते हैं जीव हत्या नहीं होना चाहिए, तो स्लॉटरिंग क्यों हो रही है? क्यों स्लॉटर हाउस बड़े बड़े खुले हुए हैं? उन स्लॉटर हाउस के मालिक नॉन मुस्लिम बहुत सारे हैं और गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मतलब आपको सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना है? डरे हुए भी है मुस्लिम से, जिस तरह से तनाव पूरा क्रिएट होगा बकरीद को लेकर, जो बेचने वाला काटने वाला समाज, कुरैशी समाज या फिर जो लेकर आ रहे हैं बकरी या ये बड़े जानवर, उनमें भी सर डर का आपको लग रहा है? नहीं, एक माहौल तो खराब हो रहा है ना, एक माहौल खराब हो रहा है। ये जो काम पुलिस का है वो आरएसएस के लोग, बजरंग दल लोग करेंगे। ये किसने कह दिया? आप पुलिस खड़ा कीजिए, जो भी गलत हो रहा है पुलिस पे एक्शन लेवे। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसके बाद उनका कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाके सिंदूर बांट रहे हैं। क्या वो महिला मोदी का सिंदूर लेगी? उन्होंने एक और शब्द कहा है कि एक प्रति योजना ये चलाएगी। इस स्टेटमेंट को किस तरह देख रहे हैं? स्टेटमेंट दे रहे ये एक राष्ट्र एक प्रति योजना क्या बीजेपी चला रही है? क्या वन नेशन वन हस्बैंड मतलब क्या होता है, मैं समझ नहीं पाया।
पूरे देश भर में क्योंकि घर घर वो सिंदूर बांट रहे हैं, तो अब जितनी देश भर की महिलाएं हैं, क्या मोदी के नाम का इस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप सिंदूर अपनी पत्नी को भेजिए। कल मैं देख रहा था टीवी पे, कुछ लोग गए थे सिंदूर देने, उस बहन ने कहा कि सिंदूर लगा दो मुझे सर पे, तो कहा नहीं आप मेरी बहन है फिर सिंदूर क्यों दे रहे हो मुझे? वो सिंदूर तो पति अपनी पत्नी को लगाता है। ये इन चीजों को दिखा करके जनता को बहकाना, इसका राजनीतिक लाभ लेना, मैं समझता हूँ ये बहुत ओछी राजनीति है। लेकिन जिस प्रकार से भागवत मान ने स्टेटमेंट दिया, वो सही स्टेटमेंट लग रहा है सर आपको? इस पे बीजेपी राजनीति कर रही है, सिर्फ राजनीति कर रही थी और कुछ नहीं। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को लेके जिस प्रकार से बयान दिया है, नरेंद्र सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया है। नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है यूएस के प्रेसिडेंट के फोन कॉल के बाद। आप क्या लगता है? नहीं, मगर देखिए ये तो हम सबको अफसोस है, भारतवर्ष के 40 करोड़ लोग यहाँ हैं। जब हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा और आकर के लोगों ने मारा, और उस कश्मीर में जहाँ बहुत सिक्योरिटी है, फौज की हर विभाग के लोग वहाँ रहते हैं, हर 5-10 किलोमीटर पे लोगों को चेक किया जाता है, उनका पासपोर्ट, उनका आई कार्ड चेक करते हैं, बड़ी सख्ती वहाँ पर है। उसके बाद भी जहाँ टूरिस्ट जाते हैं जिस पॉइंट पे, वहाँ सिक्योरिटी रहती है, उस दिन सिक्योरिटी नहीं थी, और लोग उनको इतनी हिम्मत कि वो आकर धर्म पूछ रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं, चेक कर रहे हैं, फिर मार रहे हैं, और वो आज तक पकड़े नहीं गए। तो इन चीजों पे लोग तो कह रहे हैं ना, और उसके बाद हम पूरे देश के लोगों ने, अपोजिशन ने, सब ने कहा कि हम जो है सरकार के साथ, सरकार एक्शन लेवे, लेकिन वो एक्शन हुआ ही नहीं, एक्शन रुक गया। और ये बार बार बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने उसको रोक दिया। तो तो एक लगता है ना कि हम लोग क्या किसी के आगे घुटने टेकने वाले लोग हैं क्या? इसके पहले इंदिरा गांधी थी, जवाहरलाल नेहरू साहब थे, प्रधानमंत्री हमारे वाजपेयी साहब थे, इन लोगों ने कभी बात नहीं माना। इंदिरा गांधी जी ने किस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, माना क्या किसी की बात? किया उन्होंने, पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया। लेकिन हमारी अगर हम लोग सिलेंडर कर रहे हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि चाइना जो है हमारी जमीन को कब्जा किए बैठा हुआ है और हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा लोगों की आवाज तो निकलेगी ना। तो सर आपका कहना है कि सरकार ने सच में सरेंडर कर दिया था, जिस प्रकार से बोले राहुल गांधी के सरकार ने सरेंडर कर दिया था? राहुल गांधी जी इंक्वायरी करके बोल रहे होंगे ना, सरेंडर किया मतलब अगर चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला और वार रुक गई तो सरेंडर तो बोलेंगे उसको ना। राहुल गांधी का ये कहना है कि मोदी जी को नेहरू जी और गांधी परिवार ने शिक्षा दी, कभी उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, वो लड़ती रही। तो मैंने भी तो यही कहा, प्रधानमंत्री को सीखना चाहिए। मैंने भी तो यही कहा ना कि आप देखिए ना, वाजपेयी जी हों, इंदिरा गांधी हों, इन्होंने वो सरेंडर नहीं किया उन्होंने। सर जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चला था, अपनी पक्ष लगातार मांग कर स्पेशल सेशन बुलाया, इस मांग को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई आपको लगता है स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए? क्योंकि कई जब पूरी दुनिया में हमारे लोग जा रहे हैं बताने के लिए, अपनी इमेज को सही करने के लिए, पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ सबको इकट्ठा होना चाहिए, तो हमारे देश के लोग अगर इस बात को जानना चाहते हैं, पार्लियामेंट में चुने हुए लोग स्पेशल सेशन के बुलाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें देर क्या, फटाफट बुला लेना चाहिए और जो सच्चाई बोल देना चाहिए सामने। सर इसके अलावा आदित्य ठाकरे ने बीएमसी चुनाव को लेकर कहा है कि तमाम राजनीतिक दल जो महाराष्ट्र चाहते हैं उन सभी को साथ आना चाहिए, गठबंधन के लिए ठाकरे सेना तैयार है। इस तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने प्रपोजल दिया है चुनाव को लेकर कि नॉन बीजेपी पार्टी या नॉन माइनॉरिटी पार्टी को उनके साथ वो हाथ मिलाने तैयार है। क्या समाजवादी पार्टी ठाकरे सेना के साथ गठबंधन के लिए तैयार है बीएमसी चुनाव? इसके पहले भी मैंने ठाकरे साहब का स्टेटमेंट सुना था कि हम अकेले चुनाव लड़ने जाएंगे। एक बैग उनका बदल गया, अगर सब लोग इकट्ठा होते हैं तो जरूर जाएंगे समाजवादी पार्टी, लेकिन इंसाफ होना चाहिए, किसी को इस्तेमाल करके उसको अलग नहीं करना चाहिए। सर आपका विधानसभा गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी पॉजिटिव है? समाजवादी पार्टी हमेशा गठबंधन की राजनीति करती है। अगर कांग्रेस और शरद पवार साहब ये लोग सब एग्री होंगे तो मैं अखिलेश जी से बात करूंगा। आपने सर ये भी कहा था कि पिछला जो विधानसभा चुनाव था उस दौरान बाबरी मस्जिद को लेकर भी उद्वाटा की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए थे जिसको लेकर आप बहुत दुखी थे, आपको लगा कि उन लोगों ने धोखा दिया है, तो आपको इस बार क्या लग रहा है कि अगर आप उनके साथ अलायंस करते हैं तो आपके साथ न्याय होगा? नहीं, मुझे धोखा ही लगता है, न्याय भी नहीं मिलेगा, मुझे ये भी लगता है, और मैं अकेले लड़ना भी चाहता हूँ, परंतु मैं मालिक नहीं हूँ। मेरे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव जी, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं अकेले लड़ूं, और अखिलेश जी का जो फरमान आएगा मुझे मानना पड़ेगा। आपको सर एक और सवाल करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता हैं अनुराग नंदा, ये कहते हैं कि बीजेपी का और कांग्रेस का पर्दे के पीछे अलायंस है। राहुल गांधी वही काम करते हैं जिससे बीजेपी को फायदा होता है। क्या आपको लगता है जो आम आदमी पार्टी ध्यान देने के नेता वो चाहिए बीजेपी और कांग्रेस का पीछे पर्दे के पीछे अलायंस है? राहुल गांधी वही करते हैं। मुझे ये अफसोस है, ये लोग जो है ना वक्त वक्त पे अपनी जबान बदलते रहते हैं। एक बार तो साथ में अलायंस करेंगे और बहुत तारीफ करेंगे, अलायंस नहीं होगा तो उसकी शिकायत करेंगे। अरे मर्दों की तरह एक बात पे रहो ना,
मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस का बीजेपी का कोई अलायंस अंदर होगा। बिल्कुल ये गलत बात है। सर, शर्मिष्ठा जो है का एक मामला जो कोलकाता का है वो काफी ज्यादा गंभीर हो गया है। बीजेपी अब जो है इस चीज को लेकर मैदान में उतर गई है कि गलत तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया है, जबकि उन्होंने माफी मांगी, अपना जो ट्वीट था उसको वापस ले लिया, डिलीट कर दिया। उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करे और एक लड़की को परेशान किया जा रहा है। मैं बीजेपी से पूछूं कि मैंने जब असेंबली के बाहर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात किया था तो बहुत शोर हुआ, तो मैं समझा कि असेंबली में मैं रहूं, क्योंकि ये जो है बजट सेशन है, हमारे एरिया में काम नहीं हुआ है, 3 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ बजट मिलेगा, बहस करूंगा। तो मैंने कहा मैं मेरी बात को वापस लेता हूं। उसके बाद भी मुझे पूरे सेशन के लिए सस्पेंड किया गया। मैं बीजेपी के लोगों से पूछूं, अगर MF हुसैन ने कोई एक बना दी थी पेंटिंग जिसमें देवी देवताओं की तस्वीर थी, तो उससे हमारा हिंदू भाई जो है दुखी हुआ, नाराज हुआ, कई जगह FIR हुआ और MF हुसैन को भारतवर्ष छोड़ के भागना पड़ा। इतना बड़ा आर्टिस्ट हिंदुस्तान नहीं आया, कतर ने उसको नेशनलिटी दिया और वो कतर में ही उनकी डेथ हो गई। मैं पूछूं इनसे कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मां के खिलाफ जेम्स लेन ने एक नावल लिखा था, तो जबरदस्त तरीके से वो जो है लाइब्रेरी तोड़ी गई और RR पाटिल साहब ने कहा जेम्स लेन को लाएंगे और हिंदुस्तान में मुकदमा चलाएंगे। तो अब ये सब आज कोई देवी देवताओं के बारे में गलत बोले तो क्या हम उसे बर्दाश्त करेंगे? हम नहीं कहेंगे उसको जेल भेजो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपमानित बात करने वाले अगर किसी मुस्लिम कंट्री में होते, इस्लामिक कंट्री में, तो फांसी हो जाती उसको। लेकिन मेरे देश में अगर चाहे देवी देवताओं में बोलेंगे तो आपको जरूर पकड़ा जाएगा और रसूलुल्लाह के खिलाफ बोलेंगे तो आपको नहीं पकड़ा जाएगा। क्या मतलब होता है? मैं तो मांग कर रहा हूं, मैंने एक बार ने 10 बार असेंबली में बोला है, मुख्यमंत्री से पर्सनल मिलकर बोला है, अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालना है, 70% लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा। आप एक कानून बना दीजिए कि किसी भी मशहूर व्यक्ति के बारे में, किसी बड़े व्यक्ति के बारे में, जैसे गांधी जी हो गए या छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए या देवी देवता हो गए, कुरान शरीफ हो गया और वेद हो गया या रसूलुल्लाह हो गए, कुरान शरीफ हो गया, इनके खिलाफ कोई गलत बोलता है ना तो उसको जरूर 10 साल की सजा मिलना चाहिए। हम बार बार बात कर रहे हैं और अगर कलकत्ता ने, बंगाल ने यह कदम उठाया तो मैं उसकी सराहना करता हूं, बहुत अच्छा किया। इससे सबक सीखना चाहिए ताकि माहौल खराब ना होने पाए और किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह से कोई जबान खोलने की कोशिश न करें। फंड को लेके महायुति में बवाल मचा हुआ है। शिवसेना के विधायक जो हैं वो अजीत पवार से नाराज हैं। उनका कहना है कि अजीत पवार को पानी नहीं दे रहे, जो फंड अलॉट होता है वो नहीं दे रहे। आप भी महाविकास अघाड़ी में बोलते थे कि आपके विधायक है, क्या आपको इस प्रकार की सर नहीं दिया जा रहा है? सर मैं तो बताऊं ना, मैं जब विंटर सेशन में अजीत पवार साहब से मिला तो उन्होंने कहा मैं नवाब मलिक के लिए आपके एरिया में प्रचार करने आया था। और जब मैंने वो एरिया देखा ना तो मुझे लगा कि मुंबई में ऐसा एरिया है। मुझे शर्म आई कि इतना खराब एरिया, इतना ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैंने कहा सर देखिए, तस्वीरें देखिए आप क्या हालत है, मुझे फंड दीजिए प्लीज, वहां काम नहीं हो रहा है, 3 साल से कोई नगर सेवक नहीं है, फंड नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा मुझे 15 करोड़ रुपया दीजिए। उन्होंने कहा 20 करोड़ दूंगा। मैं ओपन नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं उसके बाद फिर गया, बोले रुकिए अभी सेशन आने दीजिए, बजट टाइम आने दीजिए, दूंगा, फिर बजट हो दूंगा। फिर मैं गया तो उन्होंने अपनी मजबूरी दिखाई कि भाई अबू आसिम साहब, हमारे सब फंड जो है ना लाडली बहना में इस्तेमाल हो गए, पैसे नहीं है, हम कहाँ से दें? हम कमिश्नर साहब से बोलते हैं कि कमिश्नर साहब वहाँ पे सब गलियां बना दें। तो उन्होंने कमिश्नर को फोन लगाया, कमिश्नर साहब कहीं फॉरेन गए थे। अब मैं आज फिर कोशिश कर रहा हूँ उनके पास जाऊँ कि सर लाचारी मेरी है, जरा उन गलियों का कुछ काम कर दीजिए, वरना लोग घरों में जा नहीं पा रहे हैं। एक लेडी ने आकर के उस वहां की सब फोटो खींची। दिल्ली से मेरे एक जानने वाले ने कहा, अबू आसिम साहब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मिल रहे आपका एरिया कैसा खराब है, कैसे बनाऊं मैं, जब मेरे पास फंड ही नहीं है। एक एक गली मेरे पास अभी मरती हालत में 450 गलियां हैं जो बनाना है और उसमें इतना फंड चाहिए कि मैं कहां से पैसे लाऊं। मेरा जितना फंड था मैंने सब गली बनाने में लगा दिया ताकि लोगों को आराम मिले। सर तो कहने का मतलब ये है कि लाडली बहना योजना की वजह से जो डेवलपमेंट के काम है वो नहीं हो पा रहे हैं, इसी वजह से फंड जो MLA को मिलने चाहिए अपने इलाकों में वो नहीं मिल पा रहा है और दे नहीं पा रहे। हाँ साहब तो ये कह रहे हैं ना कि फंड तो है ही नहीं, फंड खत्म हो गया है, हम कहाँ से डेवलपमेंट का फंड दें? मतलब ये अच्छा है सर आपके लिए कि वो अपने साथियों के लिए नहीं दे, लेकिन विपक्ष के लिए मेहरबान अजीत दादा। नहीं अजीत दादा को नहीं जानता हूँ कि मेहरबान कितना है, लेकिन मैं एकनाथ शिंदे साहब ने मेरे एरिया में ऐसे ऐसे लोगों को फंड दिया जो नगर सेवक ही नहीं है, वो काम कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं, हमारे नगर सेवक जो थे, अभी तो नहीं नगर सेवक कोई है, वो खड़े तमाशा देख रहे हैं, लेकिन दूसरे फंड ला रहे हैं।